क्या? पहले वाले पीडीएफ में मेरे क्या डाउट्स है। मिल जाएगा यार, हाँ बहुत बिल्कुल। देर में जाके। हम लोग पिछले स्क्रीन पे जाना है। तभी तो मैं बता रहा हूँ। हम लोग पिछले स्क्रीन पे कहाँ भेजा गया है। कोई डाउट स्टार नोट ऑलरेडी ओपन। अच्छा वो वाले में है क्या? इसमें कौन सा ये चैप्टर वन में भी है क्या? वो तो अभी एक एक करके समझाना है सबको। इसमें तो तूने पेज नंबर 3 लिखा है, इसमें तो पेज नंबर 3 के अंदर तूने कुछ है ही नहीं, ग्रीन मार्क वगैरह। ग्रीन मार्क नहीं है। ग्रीन मार्क से ज़्यादा पूछा है मैंने। अरे सिली डाउट्स उसमें, मेजर मेजर सिली डाउट्स उसमें, हाँ वो अच्छा पूछा है ठीक से। चल जाने दो, इसका साइड करते हैं। हम्म। तो इसमें क्या डाउट है? इसमें तो कुछ नहीं है यार। इसमें तो कुछ नहीं ना, फंडामेंटल से मेरे को सब एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। कोई मैंने नहीं, ऑलरेडी एक ये एक करके टेस्ट कर पढ़ ली। लेना। ऑलरेडी मैंने आगे भेजा तो है ये एडिट करने के लिए, बट देख नहीं लेंगे। देख ले एक बार दोबारा से स्टार्ट करके, रियलिटी वाला पार्ट है, पेज नंबर 3 में। कौन सा वाला? इसमें पेज नंबर 3 ना? हाँ इसी में पेज नंबर 3, तू तो ऊपर कर ले थोड़ा सा ऊपर। ये पेज नंबर 3 फंडामेंटल है। हाँ ये देख, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये साइकोलॉजी। ये देख, ये सब याद रखना पड़ता है, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे वही है कि मार्केट में जो मोमेंटम आता है वो फ्यूचर प्रिडिक्शंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की वजह से आते हैं। मान ले अब मेरे को पता है कि मैं नहीं, 99% वो ट्रेडर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले डेटा में ये डेटा आने वाला है। हम्म, तो वो एक्सपेक्टेशंस तो हर किसी को शो हो रहा है कि हाँ, इतने लोग, इतने ट्रेडर्स, इतनी कंपनीज ये एक्सपेक्ट कर रही है फॉर द डेटा। तो वो एक्सपेक्टेशन के अंदर ही मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका रहेगा। प्राइस इन मतलब ऑलरेडी जो होने वाला है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो प्राइस में होना चाहिए वो ऑलरेडी हो चुका रहेगा। और जब मार्केट में न्यूज़ आती है, कोई डेटा रिलीज होता है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है स्टार्टिंग में, एंड देन पॉजिटिव दिखता है फॉर द लॉन्ग टर्म में। हम्म। वो ये यहाँ पर दैट्स व्हाई ठीक है। हाँ इसके अंदर ये क्या है, बता रियलिटी। अच्छा रियलिटी से नीचे है क्या? हाँ ठीक है ठीक है। कैमरा गुड डेटा इज पास्ट से प्रेजेंट, ये नहीं है। रियलिटी डेटा ऑलवेज शोज एनी पास्ट प्रेजेंट मार्केट फ्यूचर ट्रेड करता है। मतलब नहीं समझा मैं। डेटा ऑलवेज शोज पास्ट प्रेजेंट, नहीं नहीं, पास्ट प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट का देगा, पास्ट का थोड़ी देगा वो। ठीक है, और जो प्रेजेंट देगा उसकी वजह से ही हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाएंगे। हम्म, आज जो डेटा आएगा उसी से ही मैं पता कर पाऊंगा कि कल कौन सा क्या डेटा में क्या आने वाला है। तो वो पास्ट का लेना देना नहीं है, पास्ट में जो है वो ऑलरेडी हो चुका। उस पास्ट से प्रेजेंट अगर ऊपर आता है तो फायदा है, अगर पास्ट वाला जो रिजल्ट है उसके नीचे अगर डेटा आता है तो वो नेगेटिव है। वो भी एक है, वो भी जाने देते हैं, मार्केट फ्यूचर ट्रेड करता है। हाँ मार्केट डेफिनेटली फ्यूचर ट्रेड करता है एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे। इफ पॉजिटिव डेटा ऑलरेडी एक्सपेक्टेड दैट मार्केट वुड हैव मूव्ड ऑलरेडी, यस। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना तुम्हें, हम्म, मार्केट में अगर पॉजिटिव डेटा आने वाला है तो मार्केट जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तू एक्सपेक्ट कर रहा है, ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स है और वो डेटा हम, बहुत सारी ऐसी साइट्स है जहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हाँ, मार्केट में सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे
और उस एक्सपेक्टेशन की वजह से मार्केट ने ऑलरेडी मूव दे दिया है। तो अब जब वो डेटा रिलीज होगा आज 8 बजे या 10 बजे, जब भी उसका टाइमिंग रहता है, तो वो मार्केट में इतना मूव या फिर इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो डेटा के अंदर कुछ सरप्राइज मिला या फिर मान ले कुछ टोन के अंदर, जैसे कि पावेल ने कुछ बोला है, फिर मान ले इसने कुछ बोला, वो सरप्राइज के अंदर, हाँ डेफिनेटली हमें वहाँ पे मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो एक सरप्राइज है हमारे लिए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ हुई नहीं, उसका सरप्राइज देखने को मिला। ठीक है, उसको हम सरप्राइज बोलते हैं, सरप्राइज न्यूज़। ट्रैप टू, ठीक है, गुड डेटा इज इक्वल टू बाई, हाँ ये ट्रैप वन, गुड डेटा इज इक्वल टू बाई, वो हमेशा चीज़ नहीं होती है, राइट। ट्रैप टू, इकोनॉमिक इज फाइन, प्राइस विल डेफिनेटली गो अप। इकोनॉमिक के ऊपर ये नहीं है, इकोनॉमिक इज फाइन, प्राइस विल डेफिनेटली गो अप, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है, इकोनॉमिक से कोई लेना देना नहीं है। थिंक इकोनॉमिक इज गुड, इट्स नॉट लॉजिक फॉर प्राइस टू फॉल, हाँ राइट। रियलिटी मार्केट लॉजिक से नहीं, एक्सपेक्टेशन से चलता है, ठीक है, इट्स फाइन। नो का मतलब होता है ग्रोथ कैन बी स्लो, ठीक, मिट हैव बीन रिच। वही तो बात है, ये जो एक्सपेक्टेशन है इसके साथ ही वो खेलते हैं। कौन? गवर्नमेंट। इसके साथ, हमारे साथ, और जो डेटा आ रहा है उसके साथ। डेटा आता कुछ है और वो लोग जो स्टेटमेंट देते हैं, इसके लिए डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, उससे ज़्यादा उनके स्टेटमेंट्स इम्पोर्टेंट रहते हैं, विच इज़ हम उसको बोलते हैं कि हॉकिश बोलेगा या फिर डबिश स्टेटमेंट। तो उन स्टेटमेंट से ही हमें पता चलेगा कि हम आगे आने वाले में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसी से मार्केट चलेगा, ना कि डेटा से, ना कि उस लॉजिक से। सिंपल लॉजिक वहाँ पे काम नहीं आएगा, वहाँ पे साइकोलॉजी भी मेन है। मार्केट फॉल्स एट टर्निंग पॉइंट, नॉट एट कोलैप्स। देयर इज अ मार्केट मूव्स फर्स्ट इन एडवांस। हाँ, ये हमेशा है। अब जैसे कि मान ले आज एक न्यूज़ आया, या फिर मान ले जैसे कि नेक्स्ट वीक के अंदर एक बड़ा डेटा आने वाला है, ठीक है, एनएफपी आने वाला है, सीपीआई, सीपीआई बड़ा इवेंट है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सीपीआई जब भी रिलीज होने वाला होता है, तो उसके उसके पहले पहले ही मार्केट में प्राइसिंग हो चुका रहता है। क्यों? क्योंकि 99% ऑफ ट्रेडर्स, यूएस ट्रेडर्स या फिर वर्ल्ड वाइड के सारे ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं 90%, 99%, 80% की मार्केट में ये डेटा आने वाला है। तो जब उनको पता है कि ये डेटा आने वाला है, जब सारे के सारे उस साइड में हैं, और ऐसे नहीं है कि वो हमारे जैसे और उन्होंने यस दबा दिया, नो दबा दिया, ऐसे वो नहीं है। उन लोग को पता है कि फंडामेंटल क्या है, पहली बात। तो वो लोग 80-90% ऐसे ही वहाँ पे क्लिक नहीं करते और वहाँ पे ऐसा शो नहीं होता। तो वो रियलिटी है, 80-90% जो वहाँ पे दिखता है वही डेटा आता है। डेटा में कोई छेड़खानी नहीं होती, इसके लिए पहले ही वो डेटा आने वाला है, उसके पहले पहले ही मार्केट में मूव आ जाता है। मान लो बुलिश न्यूज़ है, बुलिश न्यूज़, बुलिश डेटा आने वाला है, तो मार्केट में जितना पंप होने वाला होता है, वो पंप पहले ही हो जाता है, न्यूज़ के पहले पहले ही हो जाता है। और जब न्यूज़ आता है तब मार्केट उसके पूरा रिवर्स जाता है। क्यों? प्रॉफिट टेकिंग के लिए जिन्होंने पहले से पोजीशन बनाई हो। पहले से पोजीशन कौन बनाता है? पहले से कौन ट्रेड लेके बैठा होता है? जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जिसको फंडामेंटल का नॉलेज है, और एक इंस्टीट्यूशंस। क्यों? क्योंकि उनको तो पता है कि डेटा क्या आने वाला है। अकॉर्डिंग टू 90%, 99%, 100% श्योर नहीं, बट 90% श्योर, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल का हमारे पास डेटा है इसके लिए। तो उसकी वजह से हमें ये तो पता है कि यही डेटा आने वाला है। तो मार्केट में इसके लिए वो मूव फास्ट होता है। वो मूव हम लोग फास्ट नहीं करते हैं, मतलब वो मूव हम लोग नहीं करते हैं, वो मूव कौन करता है? वो बड़े लोग ही उस मूव को लाते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस के जो पहले मूव आता है वो तभी आता है। और जब मार्केट में डेटा आता है, मान लो कि हाँ अभी बाई जाने वाला है डेटा के अकॉर्डिंग, तो वो बाई जाने के बदले वो सेल चले जाता है। वो सेल क्यों जाता है? क्योंकि वहां पे जिन लोग ने पहले बाई किया होता है एडवांस में, जिन लोग को पता है कि डेटा, जैसे कि मान लो मेरे को पता है कि ये मार्केट में डेटा आने वाला है, और इसके लिए मैं पहले से 1 महीने से पहले से बाई लेके बैठा हूँ, तो अब मैं उसको बाई को सेल करूंगा कब? जब न्यूज आएगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे को प्रॉफिट टेकिंग करना है वहां पे। मार्केट में एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे प्राइस ऑलरेडी पूरा हो चुका है, वैल्यू हो चुका है। अब अगर डेटा पॉजिटिव है, तो पहले उसको नेगेटिव ट्रेड्स देने पड़ेंगे, मतलब मार्केट को पहले थोड़ा क्रैश करना पड़ेगा, अच्छे लेवल्स पे आए, सपोर्ट बनाए, एंड देन वो लॉन्ग टर्म के लिए वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे बाय साइड्स के लिए। लेकिन एट द डेटा टाइम वो मार्केट सेल ही जाएगा, उल्टा चलेगा।
ठीक है। और अगर सरप्राइज हुआ तो वहां पे एक अलग चीज है कि हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे थे बाई साइड के लिए जाएगा, बाई साइड के लिए जाएगा और डेटा बाई साइड के लिए आएगा, लेकिन अगर डेटा ही सेल साइड के लिए आया तो हम लोग जो प्रॉफिट है वो तो निकाल पाएंगे, लेकिन अगर डेटा सेल साइड के लिए आया तो मार्केट में भयंकर क्रैश हो जाएगा, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग उस चीज़ को एक्सपेक्ट ही नहीं किए, और जिस हिसाब से मार्केट में जो हम लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि हाँ हम लोग का 22 हुई और हम लोग ने 22 का पोजीशन चालू था, वो सब चुटकियों के अंदर 1 मिनट के अंदर जैसे न्यूज़ आया उसके 1 मिनट के अंदर हम लोग लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे वही महीने, क्योंकि बिग प्लेयर्स फ्यूचर्स स्मेल कर लेते हैं। ये ऐसी बचकानी स्मेल है। इकोनॉमिक बाद में ऑफिशियली चेंज होती है, इकोनॉमिक बाद में ऑफिशियली चेंज होती है, डेटा रिपोर्ट्स कंफर्मेशन बाद में आती है। ज़रूरी नहीं है डेटा रिपोर्ट्स कंफर्मेशन बाद में आती है, क्योंकि अगर डेटा रिपोर्ट्स कंफर्मेशन जो भी ये सारी चीज़ें ऑफिशियल जो भी रिपोर्ट्स होती है, अगर वो सारी चीज़ बाद में ही आती होती तो वो चीज़ एक्सपेक्टेशंस के अंदर हमारा हेल्प ही नहीं करती। पहली बात, इस एक्सपेक्टेशंस के अंदर हमारा कोई रोल ही नहीं था इनके बिना। डेटा रिपोर्ट्स उसके जो भी हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्लस मैक्रो सेंटिमेंट्स, ये जितने भी सारे इंडिकेटर्स है जितने भी सारे हमारे पास ये है इवेंट्स है, उन इवेंट्स जो भी पहले इवेंट्स हो रहे थे उसी से ही हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि फ्यूचर में वो डेटा क्या आने वाला है। तो इसका मतलब तो श्योर है कि हम लोग के पास ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं, ये ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं, और हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं वही मार्केट में होता है। डेटा वही आता है अगर हम फंडामेंटल में एक्सपेक्ट है तो। स्टेटमेंट ऊपर नीचे हो सकता है। मान लो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्टेटमेंट इस डेटा के अकॉर्डिंग डॉविश आना चाहिए या फिर हॉकिश आना चाहिए, लेकिन उसका आ जाता है उल्टा, और तब मार्केट में कुछ इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं करता है या फिर उल्टे साइड के लिए ज़्यादा इम्पैक्ट कर लेता है उस तरीके से। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे पास पहले से है, तब जाके ही हम लोग आने वाली चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ क्या होगी। चार्ट अहेड न्यूज़ वही है, चार्ट्स के ऊपर हमें कोई लेना देना ही नहीं है, चार्ट तो बहुत बात की चीज़ है। ठीक है, हम लोग बस इनसे ही हमें पता चलेगा कि हमें चार्ट पे क्या देखना है। ये देखने के बाद ही हम वो जो प्लान हो गया, सिनारियो हो गया, रास्ता हो गया, वो सारी चीज़ें हम कब प्रिपेयर कर पाएंगे, इन सारे के बाद, जब हमें पता चल जाएगा कि हाँ 90% हम लोग का ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में ये सारी चीज़ें होने के बाद ही ये होगा, तो उसके बाद हम लोग चार्ट पे जाएंगे, लेवल्स ड्रॉ करेंगे एंड उसको हम लोग ट्रेड करेंगे न्यूज़ पे या न्यूज़ के पहले वगैरह। ठीक है, उसके बाद में क्या है, हिडन साइकोलॉजी, रिटेल कंफर्मेशन का वेट करता है, इंस्टीट्यूशन एक्ट एंड एक्सपेक्टेशन। ये देख, यही तो बात है ना, जो चार्ट्स में अगर हम लोग को फंडामेंटल का नॉलेज नहीं है, विच इज 99% ट्रेडर्स को फंडामेंटल का नॉलेज है ही नहीं, और उनको पता ही नहीं है कि फंडामेंटल बोलते भी किसको, उस फंडामेंटल के अंदर आता भी क्या क्या है उनको तो वो भी नहीं पता है। 99% ऑफ द ट्रेडर्स इन फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि वो जो 1% जो है वो सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स है, सॉरी सॉरी 1% जो है वो सिर्फ फंडामेंटल बेस्ड ट्रेडर है, मतलब जो रियल ट्रेडर बोलते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर जो बोलते हैं वो सिर्फ 1% है, बाकी 99% सिर्फ रिटेल ट्रेडर है जो गैम्बलिंग करता है या फिर मान लो सिर्फ चार्ट्स को देखता है, चार्ट्स मतलब सिर्फ कैंडल स्टिक्स को, और वो कैंडल स्टिक्स पे कब ट्रेड कर सकता है, जब उसके पास कोई कंफर्मेशन रहेगा तभी वो ट्रेड कर पाएगा। विदाउट कंफर्मेशन वो एंट्री लेगा तो हमेशा उसका एसएल ही जाएगा, स्टॉप लॉस ही हिट होगा। रिटेल का यही है, रिटेल हमेशा कंफर्मेशन का वेट करता है। मान लो ऑर्डर ब्लॉक बनने दो, सपोर्ट पे आने दो, रेजिस्टेंस पे आने दो, ये कैंडल बनने दो, वो कैंडल बनने दो, वगैरह वगैरह, तो वो कंफर्मेशन हो गई। तो वो कंफर्मेशन बहुत डिले शो होती है, बहुत डिले, वो रियल मूव के बाद होती है। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन क्या एक्ट ऑन एक्सपेक्टेशंस, और जो हम फंडामेंटल ट्रेडर है वो एकदम बॉटम पे, एकदम नीचे, एकदम टॉप पर बाय और सेल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है मार्केट में ये अच्छा सपोर्ट है और हमारा फंडामेंटल बायस है, तो हम उस सपोर्ट पे एग्जैक्टली बाय करेंगे, हम वहाँ पे कंफर्मेशन का कोई वेट नहीं करेंगे। हमें कंफर्मेशन की नीड ही नहीं है, क्योंकि हमारा कंफर्मेशन ही हमारा फंडामेंटल बायस है।
चार्ट्स के ऊपर हमें सिर्फ चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चार्ट्स में। ठीक है। रिटेल अभी श्योर नहीं है, वेट फॉर न्यूज़ रिपोर्ट्स हेडलाइन प्रूफ्स। वो लोग रिटेल पहली बात तो ये सब देखते ही नहीं है, वो लोग सिर्फ चार्ट्स देखते हैं। बट ठीक है, कुछ लोग ऐसे देखते हैं, वो लोग वेट करते हैं, बट हम लोग वेट नहीं करते हैं। हम लोग को पता है कि क्या चल रहा है, विच इज़ वर्क ऑन एक्सपेक्टेशंस, ऑर्डर रूमर्स, जो उसका टोन क्या रहने वाला है, कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। हम लोग बस प्रीवियस डेटा को प्रिडिक्ट करके ही आने वाले डेटा को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैंने जो इतना बड़ा लेंदी जो मैं हमेशा हर पीडीएफ देता हूँ हर वीक के स्टार्टिंग में, उस उस अगर डेटा में अगर जाके तो देखेगा तो वो डेटा जब भी मार्केट में न्यूज़ आती है तो वैसे ही एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, वैसे ही टोन रहते हैं, और वैसे ही मार्केट पूरा वीक ट्रेड करता है फंडामेंटल के अकॉर्डिंग। तो वो मैं एक पूरे हफ्ते का पहले ही प्रिडिक्ट कर देता हूँ। मंडे टू फ्राइडे क्या होने वाला है वो मैं सैटरडे संडे बैठ कर डिसाइड करता हूँ कि प्रीवियस वीक के अंदर क्या हुआ है। अब मान लो मैंने आज का जो डेटा डाला है, वो डेटा डाला है ये मंडे टू ये फ्राइडे तक, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं है कि इसमें क्या हो सकता है, क्या हेडलाइंस हो सकती है, क्या डेटा आ सकता है, क्या सारी चीज़ें मेरे को कुछ नहीं पता। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डेटा, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वीक, उन सारी चीज़ों को रखकर, मैंने ये चीज़ प्रिपेयर की है। और ये एक्सपेक्टेशन है मेरा, और ये सिर्फ मेरा नहीं, ये एक्सपेक्टेशन 99% उन फंडामेंटल ट्रेडर्स का रहेगा जो मेरा है, राइट। कोई एक आध वो दो अलग रहेंगे जिनको 100% रहेगा, बट अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से 90% तो ट्रेडर्स यही सोच रहे होंगे, जिनको अच्छे से पता है कि क्या है। ठीक है, ये पहले बाय करेंगे, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, इंस्टीट्यूट बाइज प्राइस गोस सेल। वो तो यही है कि उल्टा करते हैं, उसमें कुछ है नहीं। रिटेल अक्सर इंस्टीट्यूशन का एग्जैक्ट लिक्विडिटी बनता है, ये तो हर हर एक में, ये चाहे स्टॉक मार्केट की बात करें, रिटेल अक्सर इंस्टीट्यूशन का एग्जिट लिक्विडिटी बनता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैं हूँ, मैं इंस्टीट्यूशन का एग्जिट लिक्विडिटी बन जाता हूँ। एग्जिट लिक्विडिटी मतलब मैं उनको मेरा पैसा दे के आ जाता हूँ। स्टॉप लॉस, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस, वो चीज़ एग्जिट लिक्विडिटी मतलब वही है कि मैं उनका लिक्विडिटी बन जाता हूँ। मतलब मार्केट मेरा एसएल खाने के बाद, मेरा लॉस लेने के बाद मार्केट मुंह देता है। इसका मतलब यही हुआ कि बड़े लोग ने, मतलब जो इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स है या फिर बिग प्लेयर्स है, उन लोग ने पहले हम लोग को आउट किया। हम लोग को मतलब रिटेल ट्रेडर्स को, मतलब हम सबके स्टॉप लॉस खाए, स्टॉप लॉस हम सब लोग का लॉस उठाया, मतलब लॉस निकाला, लॉस हिट किया। उसके बाद उन लोग को जो हम सोच रहे थे वही हुआ, लेकिन तब जब हमारा लॉस हुआ तब, पहले नहीं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि रिटेल अक्सर इंस्टीट्यूशन का एग्जिट लिक्विडिटी बनता है, मतलब हम उनकी लिक्विडिटी बन गए। सिंपल लिक्विडिटी मतलब ये कि स्टॉप लॉस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी चाहे बायर्स की हो सेलर्स की हो। बायर्स की लिक्विडिटी मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स रहने को, उस तरीके से वो बस वाइस वर्सा है, कुछ है। मेमोरेंडम इंस्टीट्यूशन प्लेटफॉर्म पर पहले से होता है क्या है, ठीक है। चढ़ना इजी, उतरना इजी, रेस कम। अच्छा हाँ ठीक है। और रिटेल ऑलरेडी स्पीड ट्रेन पर चढ़ा one who enters yearly institution has lower risk, one who enters after confirmation to higher risk retail। ये बात भी चलो ठीक ही है, पर जो इसकी बैंकिंग सिस्टम में इंस्टेबिलिटी हो सकती है, बैंक ये सारे वो लोग हेडलाइंस के पहले ही वो लोग ये लोग ट्रांसफ़र कर देते और वो कर देते हैं, इन कर देते हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि उन लोग को पता है कि ऑलरेडी मार्केट में क्या चल रहा है पीछे से। इसके लिए तो वो बोलते हैं ना कि 24 हावर्स हेडलाइंस के ऊपर बैठना और हेडलाइंस के सामने बैठना, विच इज़ वेरी टफ। ठीक है, और वो एक कोई रिटेल ट्रेडर नहीं कर सकता। व्हाट हैपन इन द मार्केट, यूएसडी सप्लाई इंक्रीजिंग, सेल करता है, यूएसडी वायर कम हो रहा है, रिजल्ट यूएसडी वीक्स। फंडामेंटल मतलब है करेंसी को जज करना, उस कंट्री पर लोगों को कॉन्फिडेंस है, कंट्री को अगर हम प्रेडिक्ट करने जाए या फिर करेंसी को प्रेडिक्ट करने जाए, एक स्पेसिफिक कंट्री को, मान लो एक
स्पेसिफिक कंट्री का अगर हम करेंसी को जज करने जाए तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। हम लोग सिर्फ एक फैक्टर से मनी लॉस्ट या फिर मनी गेन से हम लोग उसके करेंसी को नहीं देख पाएंगे। Fundamentally, to see economic society policy affect supply demand understanding find reason for currency movement एग्जैक्टली फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ही यही है कि उसके अंदर हम लोग को इकोनॉमिक का पूरा नॉलेज होना चाहिए, विच मीन्स उसके सारे डेटा जो भी है सीपीआई वगैरह वो सब इकोनॉमिक के अंदर आते हैं। सोसाइटी विच इज़ पब्लिक क्या डिमांड कर रही है, पब्लिक का क्या कहना है वगैरह। ये बाद में जो पॉलिटिक्स है या फिर पॉलिसीज इफेक्ट्स जो वगैरह सारी चीज़ें वो अलग चीज़ है। सप्लाई डिमांड मतलब करेंसीज को लेकर, उसकी खुद की करेंसीज को लेकर, वो किसके साथ में, वो किसको सप्लाई दे रहा है, कहाँ से डिमांड उठा रहा है, वो सारी चीज़ें उस चीज़ को अंडरस्टैंड है। उसके बाद ये सारे चीज़ को समझ गए तो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग को तब जाके रीज़न मिलेगा कि जो डॉलर है वो ऊपर क्यों जा रहा है और डॉलर है वो नीचे क्यों आ रहा है। तभी हम लोग को मिलेगा रीज़न फॉर करेंसी मूवमेंट। कोई भी एक करेंसी है, अब जैसे कि इंडियन करेंसी लूज कर रही है कंपैरिजन टू डॉलर, तो उसके पीछे कारण होगा और वो फंडामेंटल कारण है। इन्हीं इन्हीं सप्लाई डिमांड इकोनॉमिक सोसाइटी बस इसी चीज़ के अंदर है वो कारण। इसको अंडरस्टैंड किया तो हमें रीज़न मिल जाएगा उस करेंसी के पीछे का मूवमेंट का। इंटरेस्ट रेट फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड टू करेंसी बिकम स्ट्रांग प्लस वेट मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी भी एक मेन है सेंट्रल बैंक्स डिसीजन फ्रॉम मार्केट। Central banks conduct market reaction data comes instant reaction। जो रिएक्ट करेगा वो रिएक्ट पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। इट मीन्स वही है कि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जो चलना था वो चल गया अपने मूव में। उसके बाद जब मार्केट में डेटा आता है तो उसका पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है फॉर दैट करंट डे। उसके बाद सब नॉर्मल होगा। What comes under economic fundamentals? Reports, GDP, inflation, jobs, political events, environmental issues, government announcement। गवर्नमेंट अनाउंसमेंट मतलब इसके अंदर हमारा वो आएंगे, ड्रोन आएंगे। और ड्रोन किसकी तरफ से? इकोनॉमिक हेडर्स के वाले जो ड्रोन से वो हम लोग को गवर्नमेंट अनाउंसमेंट आएंगे। वही है कि वो लोग करेंसीज के अंदर क्या क्या खुद की करेंसी या फिर दूसरे करेंसी या फिर दूसरे करंट कंट्रीज के अंदर क्या डीलिंग कर रहे हैं, क्या डीलरशिप है, क्या बातचीत हो रही है वगैरह वो सारी चीज़ें। क्योंकि वो सारे स्टेटमेंट्स भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं मार्केट में। स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं रेदर देन कोई भी डेटा, क्योंकि स्टेटमेंट सीधा बता देता है। कोई अगर ट्रम्प जैसा बंदा हो तो वो सीधा खुल्लम खुल्ली बोल देता है हाँ मैं तेरे को गोली मारूंगा। तो उसका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसको उसको मारना है। इसका मतलब वहाँ पे क्लियर है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट को घुमा फिरा के बोलते हैं मैं तेरे को मारूंगा लेकिन मारना नहीं है, ऐसे इस तरीके से। तो उन लोग का स्टेटमेंट इस तरीके से हो जाता है तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं वहाँ पर। लेकिन एट द एंड वो लोग कुछ ऐसा हिंट छोड़ते हैं जिससे हमें एक आइडिया, एक अंदाजा हो जाता है कि हाँ ये लोग क्या बोल रहे हैं। ओवरऑल एनालाइजिंग दैट कैन चेंज कंट्रीज फाइनेंशियल इमेज। यस, ये ट्रू है। फर्दर ओनली डायरेक्शन प्लस प्राइस if any countries currency what for which actually is not coming to tell you price it's actually low. Price कैसे react कर सकता है, price कैसे react करता है logically। यही नहीं पता है मोस्ट ट्रेडर्स को क्यों रिएक्ट करता है, कैसे करता है और कब करता है। लॉजिक, उसके पीछे का लॉजिक ही नहीं पता है। जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं 99% रिटेलर्स, उन लोग को बस सिर्फ चार्ट्स में दिखता है कि हाँ ये पैटर्न बना है, वो पैटर्न बना है, बस उनको पता है। लेकिन जो हम फंडामेंटल ट्रेडर है हमें हर एक चीज़ के पीछे का लॉजिक पता है। अगर कोई मेरे को आके ये पूछेगा कि हाँ गोल्ड इतना ऊपर क्यों जा रहा है या फिर गोल्ड कल पूरा पूरा इतना नीचे क्रैश होने के पीछे का रीज़न क्या था वगैरह वगैरह, दूसरे करेंसीज में ये किया हुआ वो क्यों हुआ, तो हर एक के पीछे लॉजिक है। और वो लॉजिक चार्ट्स के ऊपर नहीं, फंडामेंटल्स डेटास के ऊपर है। कोई हेडलाइंस आई होगी, कोई मार्केट में इम्पैक्ट हुआ रहेगा, कोई इवेंट हुआ रहेगा, कोई डेटा रिलीज हुआ रहेगा, तो ये इन सारी चीज़ों से ही मार्केट इम्पैक्ट करता है। अगर ऐसा इम्पैक्ट होता है तो भी पॉसिबिलिटीज आर श्योर
but whatever data does not have just one form, it can be in actual report and also policy handle. वही बस बहुत सारी चीज़ों के अंदर है। एक्चुअल रिपोर्ट का मतलब यही है कि जब वो रिलीज होगा, अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट मतलब वही है कि स्टेटमेंट के अंदर पॉलिसी हिंट, इसके अंदर हमें डेफिनेटली पता चल जाता है। पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी और एक्सपेक्टेशंस दोनों एक ही चीज़ है। पॉसिबिलिटी में हम लोग ये मतलब ये हमें लग रहा है कि मान लो ये हम पॉसिबल, वो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशंस मतलब जो हर एक की तरफ से, पॉसिबिलिटी जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे कि हम लोग ने इतना डेटा रख के प्रीवियस का, इतना ये सारी चीज़ें जोड़ के हमें ये चीज़ लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये प्लान हो सकता है। वो एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि हर एक जो ट्रेडर है, हर एक इन्वेस्टर्स है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है सेम सिनारियो या फिर डिफरेंस सिनारियो। एनी फाइनेंशियल मार्केट माइंडसेट बिकम फंडामेंटल डेटा। How actual report works. Federal Reserve USA release data. Data officially releases publicly that is the analysis comparative, then buying selling happens. वो जो ये इन्वेस्टर्स कौन है, वो इन्वेस्टर्स है, वो ट्रेडर्स नहीं है। ठीक है, जो रिलीज डेटा के बाद में, पब्लिक होने के बाद में जब उसको कंपेयर करेंगे, उसको देखेंगे, तो वो लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट टाइप, मतलब फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए। जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग करते हैं अभी के अभी, तुरंत शॉर्ट टर्म में मतलब ये करने के, या फिर वो उस तरीके से। ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म में एक ही दिन के अंदर बाय या सेल, वो वैसा। वो ट्रेडर्स अलग है, वो इन्वेस्टर्स अलग है। इन्वेस्टर्स आज बाई किया, एक महीने के बाद सेल करेगा, 3 महीना, 3 साल, इस तरीके से। इन्वेस्टर का मतलब ही वही होता है कि वो बाइंग करके होल्ड कर रहा है, सेलिंग करके होल्ड कर रहा है। रियल डेटा इट विल बिकम डायरेक्ट फंडामेंटल। The volume actually you can simplify multiple conditions. Everything change in the report online, but market will react. Exactly, because market trades the futures time for the हाँ। वही है कि पॉसिबिलिटी एक, अगर हमें हेडलाइंस मिलता है या फिर स्टेटमेंट मिलता है, अगर उनके ऐसा नहीं कि भाई हाँ कोई बड़ा, मान लो कि हाँ हम्म, एक ट्विटर पे एक बहुत बड़ा उसके फॉलोअर्स है और उसने बोल दिया कि हाँ ऐसा होने वाला है। उनके स्टेटमेंट और हेडलाइन से नहीं होगा। हेडलाइन और स्टेटमेंट किससे चाहिए? जो इकोनॉमिस्ट है, जो ऑलरेडी उस सेंट्रल बैंक्स के अंदर या फिर उस कंट्री के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को चेक करते हैं, उस रिपोर्ट्स के अंदर हेड है, या फिर वहाँ का प्रेसिडेंट, या फिर वहाँ के डील्स, अगर वो स्टेटमेंट्स से ही हमें पता चलेगा। बाकी इन सारी स्टेटमेंट्स जो नॉर्मल स्टेटमेंट होती है वो दिन भर आती रहती है, उन फेक स्टेटमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। What is the biggest effect of a data release? Data comes, economy doesn't change instantly, but economic mindset change will change investors view. Right? डायरेक्ट चेंज नहीं होता, एक दिन में चेंज नहीं होता है, वो धीरे धीरे चेंज होगा अकॉर्डिंग टू डेटा। क्योंकि पहले वो प्लान करेंगे, प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर का माइंडसेट ऐसा ही है। हम लोग डेटा रिलीज का वेट करते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड नहीं कर रहे हैं। हम ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स भी मार्केट को मूव करते हैं। हाँ, इन्वेस्टर्स करते हैं ना, मूव करते हैं। जो रियल मूव आता है वो लॉजिकली डेटा रिलीज होने के बाद में भी तो आता ही है ना। हम्म, मान लो उनको पता है कि अब मेरे को, हाँ ये डेटा है, अब ये थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, उसके बाद ये नेगेटिव यहाँ तक आ सकता है मार्केट, उसके बाद मैं बाई लगाऊंगा, जो मेरा मेन ट्रेंड है। तो वो इन्वेस्टर्स है। इन्वेस्टर्स क्या, उस प्राइस का वेट करते हैं, एक सर्टन प्राइस, एक सर्टन लेवल्स का वेट करते हैं जहाँ तक मार्केट में आ सकता है, उसके बाद वो लोग बस बाई लगा के बैठ जाएंगे। और हम लोग दोनों तरफ खेलते हैं, हम लोग सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, दोनों ट्रेड लग सकते हैं ऐसा। अब दिन में 1000 ट्रेड ओपन करें, हमें हमें कोई लेना देना नहीं है इन्वेस्टर से। Anticipation itself is a fundamental. Sometimes no report arrived yet, but market anyway moves. Reason with players की सोच। रूमर्स, रूमर्स तो हर जगह, हर एक फील्ड में, हर एक मार्केट में आते हैं, कुछ आने वाला है। इनसाइडर। एंड फॉरेक्स, हाँ वही है, उनमें इज ऑल्सो एन इवेंट इटसेल्फ, राइट। व्हाट्स प्राइस में एक्चुअली, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो प्राइस डे, जब मार्केट पहले से किसी इवेंट को एक्सपेक्ट करता है, विच इज इवेंट मतलब कोई भी एक फंडामेंटल इवेंट, कैटलिस्ट या फिर डेटा रिलीजिंग, उसको अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर वो एक्सपेक्ट ऑलरेडी एक हाई अमाउंट ऑफ कम्युनिटी है, तो उसका प्राइस ऑलरेडी हो चुका है, वो हमें वहाँ पे ही दिख जाता है। प्राइस उसके हिसाब से पहले ही मूव कर जाता है उसी डायरेक्शन में। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रेट इज, हाँ इंटरेस्ट रेट इज एक्सपेक्टेड हाई ऑलरेडी,
ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, आया नहीं है। तो मार्केट विल बाय सेल ऑलरेडी, मतलब मार्केट जिस हिसाब से इन्फ्लेशन है तो मार्केट होल्ड बाय सेल ऑलरेडी वो चला जाएगा। और जब डेटा आएगा तब वो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर पंप करेगा, उसके बाद वापस सेल जाने लगेगा। व्हेन एक्चुअली न्यूज़ अराइव नथिंग न्यू हैपन, दिस कॉल्ड प्राइस। ऐसा ही होता है, जब एक्चुअली न्यूज़ आती है तब मार्केट में न्यू कुछ भी नया नहीं होता। और जो रिटेल ट्रेडर्स है वो लोग यही सोचते हैं कि हाँ, न्यूज़ आ जाने वाला है तो आज बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, लेकिन एक्चुअली में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ होती आ रही है पहले से, और उनको वो चीज़ नहीं पता। न्यूज़ से पहले प्राइस क्यों भाग जाता है? डोंट वेट फॉर कंफर्मेशन, वर्क ऑन एक्सपेक्टेशन, रेगुलेट प्राइस फर्स्ट। Why do traders stay alert before acting? Volatile, very high, goes on down rapidly, can cause heavy losses, explain trader keep rapidly in advance. अब वही बात है कि बहुत वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल इतना होता है कि वो 1 मिनट, मान लो 8 बजे, 8 बजे वो न्यूज़ आने वाली है, तो जैसे ही 8 बजे और जो पहला मिनट है 8 बजे वाले का, उस 1 मिनट में जो 1 महीने में मूवमेंट नहीं हुआ रहता है वो उस 1 मिनट में हो जाता है। उसको हम बोलते हैं वॉलेटिल, वॉलेटाइल मार्केट। जो मार्केट में 1 महीने से नहीं हुआ, वो सिर्फ उस एक सिंगल 1 मिनट पे हो जाता है जब डेटा रिलीज होता है। समझ रहे हो? मतलब इतने पावरफुल न्यूज़ होते हैं ये डेटा से थे, रेड फोल्डर सीमेंट, उस 1 मिनट के अंदर इतनी बड़ी कैंडल्स बन जाती है, उसको बोलते हैं वॉलेटाइल। तो अगर हम लोग सही है तो हमारा प्रॉफिट होगा, और गलत है तो पूरा अकाउंट चला जाता है। कहाँ बैठोगे फिर तुम वो लॉस बुक करना, इसके लिए तो वेरी हाई प्राइस गैप अप वो सब होते रहता है। एक्सपीरियंस ऑलवेज रेडी होता है, बट हम लोग तो इसके पहले ही हम लोग का तो ट्रेड चालू हो जाता है, क्योंकि हमको तो पता है कि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हम लोग पहले से ट्रेड लेके बैठे रहते हैं। रोल ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर जीरो, दिस डू नॉट डिसाइड प्राइस, it's not a proof of ये तो चार्ट्स में भी यही सेम है, प्रोबेबिलिटी का खेल है। बाई और सेल कोई नहीं बताता कि ये बाई और सेल होगा, लेकिन जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, एंटिसिपेट जो हम कर रहे हैं, जो हमारा प्रोबेबिलिटी गेम है, वो ही काम आता है, वही काम आता है कि मार्केट अप भी जा सकता है और डाउन भी आ सकता है। बस उस पर फंडामेंटल का हाथ होना चाहिए। अगर वो चीज़ पता है तो डेफिनेटली वो चीज़ काम करेगी। फंडामेंटल डेटा इज नंबर्स प्लस एक्सपीरियंस ह्यूमन रिएक्शन, ये ह्यूमन रिएक्शन विच इज़ साइकोलॉजी, ये एक बहुत इम्पैक्ट करता है। ये खास करके ये जो बड़े प्लेयर्स है, इंस्टीट्यूशंस, वेल्स, ये सारे चीज़ इस एक चीज़ के साथ में खेलते हैं, बस ह्यूमन रिएक्शन के साथ खेलते हैं, विच इज़ साइकोलॉजी। उस एक के साथ बहुत खेलते हैं ये लोग। वो प्रॉफिट बुक वाला क्या था? इंस्टीट्यूशन जो प्रॉफिट बुक करवाता है जब कहाँ मार्केट पे? एक्सपेक्टेड आता है, उसके पहले वाले पेज पे, लास्ट में यहाँ पे? टू गेट प्रॉफिट बुक। कहाँ पर है? टू ऊपर गेट प्रॉफिट बुक दे वोंट सेल यूएसडी, लिखा है नीचे। दे स्टार्ट सेल यूएसडी है। क्यों मतलब? टू गेट प्रॉफिट बुक वही ना, कि अगर उन लोग का अगर डेटा एक्सपेक्टेड नहीं आता है, ठीक है, मान लो जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंस्टीट्यूट बी लाइक इट्स गुड बट नॉट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, ठीक है, बट नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, दे हैड बाय यूएसडी ऑलरेडी।
उन लोग ने ऑलरेडी बाय करके रखा था, लेकिन जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग उन लोग ने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था फॉर द बाइंग को होल्ड करने के लिए। तो अब लोग डेफिनेटली वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, तो वो लोग सेल करेंगे यूएसडी को। तो वो सही सिंपल। है। हाँ, तो यूएसडी को सेल करेंगे तो यूएसडी का सप्लाई बढ़ेगा। सिंपल है। अब मैंने अगर यूएसडी, मान ले मैंने यूएसडी में इन्वेस्ट किया है या फिर मैंने बाई का ट्रेड लिया हुआ है, कब? न्यूज़ के पहले। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 200 के जॉब्स होने चाहिए, आने चाहिए, ठीक है, दिस ईयर के लिए। मतलब दिस ईयर नहीं, वो दिस मंथ होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल। अब लेकिन आया क्या है, बट यूएस जनरेटेड 180 के जॉब्स। मतलब यहाँ पे डिफरेंस मेरे को कितना आ रहा है, 20 के जॉब्स का। इट्स गुड, अच्छा है, बट गुड एज एक्सपेक्टेड। मतलब वही है कि जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब उससे मैं वो एक बेटर है, बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो चीज़ यहाँ पे नहीं आई है, ठीक है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट, कि अगर ये 200 के ऊपर आता तो भी मैं उसको अच्छे से होल्ड कर सकता था, मैं और पोजीशन बाय में ऐड कर सकता था। लेकिन 200 के आता तो भी मेरे लिए फाइन था, क्योंकि वो एक मैनुअल है, एक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जिसके ऊपर या फिर जो है वही मिड रेंज में आता, तो वहाँ पे भी वो चल सकता था। लेकिन 200 के नीचे आया, इस मीन्स जॉब्स ड्रॉप हुई है। तो ड्रॉप्स होने के पीछे का कारण इसका मतलब ये है कि अब जो मैंने यूएसडी को बाय किया है उसको मेरे को सेल प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब मार्केट सही नहीं लग रहा, मेरे डेटा जो प्रिडिक्शन है उसके हिसाब से सही लग रहा। तो उस हिसाब से मेरे को, जब मैं डॉलर से प्रॉफिट बुकिंग करूँगा तो मेरा डॉलर सेल होगा, डॉलर हम्म, यूएसडी। और यूएसडी अगर सेल होगा तो डेफिनेटली यूएसडी का जो सप्लाई वो इंक्रीज होगा, क्योंकि जो मैं डॉलर सेल कर रहा हूँ वो आखिर डॉलर जा तो रहा है ये सप्लाई के अंदर ही ना वापस। जहाँ पे जो मेन जो मतलब कितने भी डॉलर्स है, जितने भी डॉलर्स है पूरे उनके पास, पूरे कंट्री के पास, उसी के अंदर ऐड हो रहा है ना जो मैं सेल कर रहा हूँ यहाँ पे एक अमाउंट के लिए। तो वो जो प्रॉफिट में यहाँ पे सेल यूएसडी जो कर रहा हूँ वो सिर्फ सप्लाई इंक्रीज करता है यूएसडी का, एंड वैल्यू को डाउन करता है। ठीक है। Market doesn't react to decisions because the retailer has different experience, bias, expectations. That's why same data, different reaction. ये 100% सच है, चाहे वो फंडामेंटल ट्रेडर हो या फिर टेक्निकल। अगर मैं एक जगह पे बाय देख रहा हूँ तो उस जगह पे कोई ना कोई वहाँ पे सेल देख रहा है। ये मार्केट ही ऐसा है। अगर मैं इस लेवल पे बाय देख रहा हूँ तो 100% वहाँ पे सिर्फ एक बंदा नहीं, हज़ारों बंदे रहेंगे वहाँ पे, लोग सेल देखेंगे उसी जगह पर, उसी एकदम पिन पॉइंट पे, ठीक है। तो इसके लिए उन लोग का एक्सपीरियंस, बायस, एक्सप्रेशंस सब अलग अलग हो सकते हैं। इसके लिए मार्केट में डिफरेंट रिएक्शंस देखने को मिला हर टाइम पे, हर एक अलग लेवल्स पर। क्योंकि जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से मार्केट में ये चीज़ होनी होती है, तो मार्केट उसका थोड़ा उल्टा करके फिर वापस उसी डायरेक्शन में आ जाता है, समझ रहे हो? मतलब उस टाइप से। उसके बाद में अनसर्टेन डजंट मीन यूजलेस। मतलब डू नॉट इग्नोर फंडामेंटल आंसर। प्रॉब्लम ये नहीं है कि डेटा बेकार है, रियल प्रॉब्लम को डेटा बहुत है, उनको जोड़ना मुश्किल है, उसमें स्ट्रक्स ये वही है कि हम लोग जोड़ नहीं पाते। लोग डेटा समझ लेते हैं बट उसको ओवरऑल इकोनॉमिक से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। दिस स्किल कम्स विद टाइम, एक्सपीरियंस। वही है कि मान लो हम लोग ने इतना सारा डेटा निकाल तो लिया, उन डेटा को जोड़ना कैसे है, उन लोग को कंपेयर कैसे करना है, मिक्स कैसे करना है, ठीक है, उन लोग को एडअप कैसे करना है, ताकि हम लोग को फ्यूचर में आने वाले का जो डेटा है वो हम प्रिडिक्ट कर सकें। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये हम लोग को कब पता चलेगा, जब हम लोग एक मैप बनाएंगे। मैप मतलब माइंड मैप। उससे हमें ये पता चलेगा, अभी अगर मेरे को एक डेटा प्रिडिक्ट करना है विच इज़ एनएफपी, तो एनएफपी को प्रिडिक्ट करने के लिए मेरे को कौन से डेटास जोड़ने पड़ेंगे, कौन से डेटास मेरे को चाहिए, क्या रिपोर्ट्स चाहिए, क्या हेडलाइंस चाहिए, क्या स्टेटमेंट चाहिए। वो सारी चीज़ें होने के बाद में ही मैं एनएफपी डेटा को प्रिडिक्ट कर पाऊंगा जब भी नेक्स्ट आने वाला होता है, ठीक ठीक है। है। तो बस वो होता है, उसको ही बोलते हैं जोड़ना। तो वो सारे डेटा को जोड़कर मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है, विच इज़ एनएफपी का प्रिडिक्शन।
उसको बोलते हैं जो है जोड़ना। वो मोस्टली नहीं आता सबको, सब बस सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट करते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक पैरिंग रूल फॉरेक्स। ये भी सही है, स्ट्रॉन्ग करेंसी प्लस वीक करेंसी वाला। Shortcut information, not the shortcut thing. Author says everyone has not enough time to just follow forex. Conservative performance नहीं, ये नहीं, ये चीज़ हमें नहीं करनी है। फंडामेंटल मीडियम trader gets direction uses and reactions that's a short-term opportunity with time. Technical by fight short-term traders work collapsing work fundamental work फंडामेंटल में, हाँ फंडामेंटल में देखो ये सारी चीज़ें राइट है, हम लोग का डायरेक्शन हमेशा फंडामेंटल से मिलेगा, बाइस फंडामेंटल से मिलेगा। लेकिन प्रॉपर जो एंट्री है, एग्जिट है, ये दोनों प्लस टाइमिंग, ये तीन चीज़ हम लोग को चार्ट से पता चलती है। ये तीन चीज़, तो और दूसरा चार्ट पे कुछ नहीं, तीन चीज़ ये चार्ट पे देखते हैं। सिर्फ हम लोग सिर्फ टेक्निकल्स करें तो वहाँ पे ये जो है विच इज़ बिग फंडामेंटल इवेंट या फिर जितने भी फंडामेंटल इवेंट है वो सारे हमारे लाइक टेक्निकल्स फेल हो जाएंगे, चाहे फिर हम लोग उसमें कितना ही मास्टर्स क्यों ना रहे। तो यही है कि डायरेक्शन प्लस बायस आ जाता है, प्लस इसमें टाइमिंग्स प्लस लेवल्स आ जाते हैं विच इज़ SNR, जो भी हमारे लेवल्स रहते हैं वो। Hence, direction plus time is equal to input. So I will know which event will be when come to our taken current approach. अच्छा वो जो एग्जांपल है, ठीक है, तो बस वही है कि फंडामेंटल प्लस टेक्निकल ही हमारे पास एक सोल्यूशन है। इंटरेस्ट रेट फॉरेक्स boost downward interest. Inflation GDP. इसके लिए ही तो इन्फ्लेशन से ही बहुत पता चल जाता है। इन्फ्लेशन पैसे की वैल्यू को कितना करता है? कि पैसे की वजह से इन्फ्लेशन हाई होगा तो डेफिनेटली वो उसके पैसे की वैल्यू खा ही जाएगा ना। इन्फ्लेशन का मतलब ही वही होता है। वही है कि वो फ्यूचर्स, ये देखो यहाँ पे है ना स्पेन, ये देखो इधर है ना पूरा का पूरा एग्जांपल। इन्फ्लेशन ऐसी चीज़ है जो हमें जो प्रेशर है ना वो हमें फ्यूचर में आएगा, बाइंग पावर में, परचेसिंग पावर के अंदर इन्फ्लेशन काम आता है। मान लो इन्फ्लेशन अगर हाई है, ठीक है, जैसे कि इन्फ्लेशन अभी हाई है तो वहाँ पे हमारे पास परचेसिंग पावर बहुत लो रहेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाउ डज हाई इन्फ्लेशन डैमेज इकोनॉमी, प्राइजेस स्टार्ट राइजिंग वेरी रैपिडली। प्राइजेस कौन से प्राइजेस? हर एक सेक्टर्स के, मान लो सब्जी के, वो नॉर्मल जो फीस है, हॉस्पिटलिटी है, और जो भी कंज्यूमर, जो भी सारी चीज़ें आती है, नॉर्मल डे यूज़ या फिर कुछ खरीदने जाए तो भी,
उन सारे चीज़ों की वैल्यू रैपिडली बढ़ती जाएगी, राइजिंग होगी। प्लस दूसरी चीज़, वो पैसा बढ़ते जा रहा है किसके अंदर? सिर्फ उसके अंदर प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है, प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट के अंदर कोई अपग्रेडेशन नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, ना हमारी सैलरी बढ़ी है, हमारी सैलरी भी वही है सारी चीज़ें, सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है। जो चीज़ पहले 10 रुपये में मिल रही है, 10 रुपये में मिलती थी, वो अभी मान लो 20 रुपये में मिल रही है। प्रोडक्ट सेम है, लेकिन हम लोग को डबल पैसा देना पड़ रहा है। इसका मतलब हम लोग अभी ज़्यादा, हमारे पास परचेसिंग पावर नहीं है, इसके लिए यहाँ पे परचेसिंग पावर फॉल्स। ठीक है, प्लानिंग बिकम्स डिफिकल्ट। वही है कि इन्फ्लेशन, जब एक कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक का हाई होता है, हाई इन्फ्लेशन होता है, तो हाई इन्फ्लेशन में ये होता है कि लोगों के पास वो जो परचेसिंग पावर है वो खो जाती है। और अगर इन्फ्लेशन लो है तो लोग कुछ भी बाई करेंगे, उनके पास पैसा हो या ना हो वो लोग कुछ भी बाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबके रेट्स कम है, मतलब मान लो एक स्टेबल प्राइसेस है जहाँ पे हर कोई लोग खरीद सकता है। और इन्फ्लेशन हाई है तो वहाँ पे सिर्फ कुछ लोग ही बाई कर सकते हैं, और वो भी सोच समझ के कि हाँ बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास पैसा खत्म हो जाएगा, पावर कहाँ पे है उनके पास। जो इन्फ्लेशन हाई में एक बंदा सिर्फ एक ही बार खरीद सकता है 10 रुपए से, क्योंकि उसके पास 10 ही रुपए। और इन्फ्लेशन लो में वो 10 रुपए वो 2-3 बार खरीद सकता है, क्योंकि उसका रेट डाउन है और उसके पास पावर, इसके लिए उसके पास पावर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि रेट उसका कम है और इसके पास पैसे ज़्यादा है। सिंपल। ठीक है ना? देखो, इसके लिए सोल्यूशन, सेंट्रल बैंक कीप्स आइज ऑन इन्फ्लेशन। इसके लिए इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने के लिए वो लोग ट्राई करते हैं, हर एक कंट्री। मतलब का यही है, हाउ टू मेजर इन्फ्लेशन से पर सीपीआई, वही है ना। देखो सीपीआई ये सबसे बड़ा इवेंट है, इसके लिए ये सबसे बड़ा इवेंट बोला जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर जो है, हम जो है कंज्यूमर, उसकी परचेसिंग पावर क्या रहेगी, तो वही है। और वो सारी चीज़ें डेटा पहले आती है, वो रिपोर्ट्स पहले आती है गवर्नमेंट साइट्स पे। उन डेटास को सीन करके, उन डेटास को रीड करके समझ कर ही वो सीपीआई का डेटा लॉन्च होता है। इसके लिए वो प्रिडिक्ट करना बहुत आसान रहता है, आसान रहता है फॉर हमारे लिए जो एक्सपीरियंस है फंडामेंटल्स में। बाकी इतना हलवा खाने वाला काम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर रिपोर्ट्स के अंदर इतने लेंथी लेंथी वो रखे रखे रहेंगे, पढ़ते पढ़ते थक जाता है आदमी। दिस टेल्स हाउ फास्ट वन प्राइसेस राइजिंग, इंडिकेटर्स इन्फ्लेशन थर्मोमीटर। ठीक है, सेंट्रल बैंक्स वेपन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये अभी आ गया इंटरेस्ट रेट पे। कहाँ इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन को कैसे हम लोग मेजर कर सकते थे, वहाँ पे हमारा सीपीआई पीसी आ गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटरेस्ट रेट। एक ही के अंदर हम लोग को तीन अभी डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट कैटेगरीज मिल गई। इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक स्पेंडिंग, स्पेंडिंग स्लो करना, इन्फ्लेशन को थोड़ा ठंडा करना। विच इज़ इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर जाता है, जिस ये इंटरेस्ट रेट क्या इक्वल टू लोन महंगा होगा, प्लस प्राइस पीपल इंडेक्स कंपनी स्पेंडिंग डाउन रहेगा। इसमें आई थिंक थोड़ा एग्जांपल थोड़ा और देना, सही से देना चाहिए था, डबल साइड का इंफ्लेशन देना चाहिए। हाँ यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसी में है ना, हाँ राइट। हाँ यहाँ पे है ना, ये देखो, हाई इंटरेस्ट रेट इक्वल टू चेंज। ये देखो, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, लोन गेट्स एक्सपेंसिव, पीपल बोरोस लेस। ठीक है, इसका मतलब अगर लोन्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए तो जो लोग हैं वो उसको बोरो बहुत कम करेंगे, बहुत कम करेंगे। और सेविंग के लिए लुक्स अट्रैक्टिव, मतलब वो लोग सेविंग्स के लिए ज़्यादा प्रेफर करेंगे, स्पेंडिंग बहुत कम करेंगे। स्पेंडिंग लो होगी यहाँ पे, राइट। स्पेंडिंग लो होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी गेट्स लो। और जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी गेट्स लो, मतलब जो पूरे फाइनेंशियल इकोनॉमिक है उसके अंदर जैसे ही ये सारी स्लो हो जाती है। स्लो क्यों होगी? क्योंकि जब लोग स्पेंड ही नहीं करेंगे, जब लोग बोरो ही नहीं करेंगे, तो वहाँ पे एक्टिविटी क्या होगी? कुछ नहीं होगी। जो नॉर्मल होता है वही नॉर्मल होगा, और कुछ नहीं होगा उससे ज़्यादा। तब जाके इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर आता है। ठीक है, सेम जब लो इंटरेस्ट रेट होता है तब इंटरेस्ट रेट हमारा, हाँ इंटरेस्ट जब लो होता है, लोन्स बिकम चीपर। अब लोगों के लिए आसान है बोरोइंग के लिए, बोरो करते हैं
स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अगर वो बोरो अगर चीप में कर रहे हैं तो स्पेंडिंग कर सकते हैं। बिजनेस ग्रोज गुड। मान लो बिजनेस के लिए करते हो, किसी और चीज़ के लिए करते हो, लेकिन वही है कि वो लोग बाई करते हैं, बोरो बोरो करते हैं लोन का, मतलब बैंक से। मेन वही होता है उनका। उसके बाद वो स्पेंड करते हैं, चाहे वो बिजनेस पे करें या फिर उनके खुद के खर्चे पे करें। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गया। उसके बाद फाइनल में इंटरेस्ट रेट चेंज इक्वल टू मेक्स करेंसी स्ट्रॉन्ग वीक ट्रेडर्स अप्रोच व्हाट्स रीजन ऑफ इंटरेस्ट रेट टर्न्स। करेंसी डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट, विच इज़ करेंसी कौन सी? हर एक कंट्री की अलग अलग जो करेंसी है वो डिपेंड होती है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कैसे कहाँ से आता है? इंटरेस्ट रेट कहाँ से आता है? इन्फ्लेशन से। समझ रहे हो? इन्फ्लेशन कैसे इन्फ्लेशन आता है? से। तो इन्फ्लेशन ही आएगा ना। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम लोग इंटरेस्ट रेट निकाल रहे हैं। नहीं, इन्फ्लेशन आता कहाँ से है? कैसे आता है इन्फ्लेशन? तो यहाँ पे दिखा है ना इन्फ्लेशन कैसे आता है। कैसे? इन्फ्लेशन हमारा आता है कहाँ से? जहाँ से हमारा परचेसिंग पावर ऑलरेडी लो हो चुका रहेगा, अगर इन्फ्लेशन हाई है तो। इन्फ्लेशन अगर हमारा हाई है, यहाँ पे लिखा तो हुआ है ना, ये देखो इन्फ्लेशन। नहीं, इन्फ्लेशन और मतलब कि महंगाई कैसे आती है एकदम से? महंगाई तो, मान लो महंगाई आती है, जैसे कि मान लो या तो उन लोग के पास पैसे कम हो गए हो, मान लो पैसे कम हो गए, मान लो प्रिंट नहीं कर रहे, अच्छा। या फिर उन लोग के पास लिक्विडिटी कम बची है, चाहे गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास है या करेंसी के पास है। हम्म। तो उस सारी चीज़ों को लेकर वो महंगाई बढ़ती है, और वो का वो पैसा फिर रोटेट करते हैं, महंगाई बढ़ा के, फिर खर्चा कम करके, फिर उसको लोन को वापस चीपर करके। तो वो पैसा ऐसे रोटेट होता है। और कभी-कभी ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे कुछ भी अभी नहीं हो सकता, और मार्केट में उसमें पैसा प्रिंट करना ही पड़ता है। और ऐसे प्रिंट करते-करते ही तो यूएस अभी 34 हाँ 34 ट्रिलियन के डेप्थ के अंदर चल रहा है मार्केट, यूएस डॉलर। डेप्थ के अंदर? हाँ, पैसे प्रिंट कर करके? हाँ, पैसा प्रिंट कर करके, हाँ। क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर पाए ना उस चीज़ को। समझ रहे हो? हम्म। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। अब वो कभी ज़िंदगी में नहीं चुका पाएगा, और उनको पैसे प्रिंट ऐसे ही करते रहना पड़ेगा। चुका मतलब जब चुकाना ज़रूरत है? हो, हाँ, चुकाना सरकार को है, किसको? फेड को चुकाना पड़ेगा, कंट्री को, कौन सी कंट्री? उस खुद की कंट्री उसकी। उसमें खुद की कंट्री का डेप्थ है मतलब नहीं समझा मैं। मतलब उन्होंने पैसा प्रिंट किया है मजबूरी में, अच्छा, वो क्योंकि चला इन्फ्लेशन सकते बढ़ रही थे। थी हाँ, करंसी की। वो लोग ये सारी चीज़ें अगर कंट्रोल में रखते और अगर कंट्रोल करते, तो जितना है उतना ही पैसा मार्केट में घूमते रहता। हम लोग को नए पैसे की ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा, नया पैसा जब बनाने की प्रिंट ज़रूरत होता पड़ी। है। हाँ, पढ़े, इसका मतलब ये समझो कि सरकार हाथ से निकल रही जा रही है। ओके। हाँ, ओ, ये चीज़ है। ठीक है। ठीक है? हम्म। तो बेसिक क्वेश्चन। हाँ, इंटरेस्ट रेट डिसाइड वेयर डज ग्लोबल कैपिटल मूव ऑन द प्राइस फर्स्ट मंथ फॉर बाय द दूसरी कंट्रीज के लिए। The basic question of global investors and investors always thinks where should my money पोजीशन बेस्ड रिटर्न की कितना मिलेगा, रिस्क कितना है, इन्वेस्टर की रिटर्न्स कितना है। एग्जांपल ऑफ सेविंग अकाउंट कैप्शन 1% इंटरेस्ट ऑप्शन बी 0.5% इंश्योर लॉजिकल मोर फेवरेबल 1% इंटरेस्ट में रिटर्न money naturally flows high return to his type quantity currency works the same way unconsidered return currency trade one criticals higher rates and lower rates then money will flow at higher rate country that equal to country currency will be high more. Higher interest rate currency strong for investment demand for currencies. अब इसी के लिए ही डॉलर डॉलर और डॉलर के अंदर ज़्यादा परचेसिंग पावर है दूसरी सारी कंट्री प्लस जो अभी येन है JPY, वो अभी इतना सडन क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट जो करेंसी है वो स्ट्रांग है, करेंसी स्ट्रांग है उसकी, इसके लिए फॉरेन अच्छा। इन्वेस्टमेंट उसके अंदर ज़्यादा होता है, राइट? इसके लिए
स्ट्रॉन्ग करेंसी, स्ट्रॉन्ग कैपिटल इनफ्लो, मनी ऑलवेज फ्लो बेटर इन द रिटर्न। तो इसके लिए जेपीवाई के अंदर अभी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन जब गिरेगा तब एक साथ गिरेगा, शॉक वाला। Domestic interest rates don't just affect the economy, they affect global market psychology. Investors compare one country versus another country. For us, this is always a directly not absolute. One very question to ask. Saying the USD, very question to ask. Saying the USD strong with which currency? It is changing the relative value of the stock. Market is always in anticipation mode for a contingent strategies. लोग आने वाले हैं, उनसे पहले से अंदाजा लगा लेंगे, तो this is much slow frequency while less focus on current interest rate, because current rate is already priced into the market. That's it priced in the market. What really matters, market doesn't ask what's current rate. Market asks rate कहाँ जा सकता है. Expiration, current reality. Connection between digital and monetary policy. USDT they don't change randomly. It moves with market versus cycle. Policy means rate cut phases, pause phase, rate hike phase, meaning of long-term motion rate cut. अभी rates काफी time से गिर रहे हैं, when market was the emotion. अब अगर मैं इन्फ्लेशन का बताऊँ ना, तो एक मिनट मेरे पास मैं एक साइट को ओपन करता हूँ जिसके ऊपर मैं बता रहा हूँ कि कैसे वर्क होता है। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है? ठीक है, अब तेरे को पाई चार्ट में सिखाता था। तो इन्फ्लेशन जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस, ठीक है। अब वो कैसे होता है वन बाय वन अगर हम देखें, ठीक है, और क्यों होता है, तो हम यहाँ पे समझते हैं। देख हाउ हाउ इट इज मेजर्ड, ठीक है। इन्फ्लेशन मेजर कैसे होता है? सबसे पहली चीज कैसे होता है मेजर? सीपीआई, जो हम लोग ने ऑलरेडी हमें पता है, विच इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसके बाद पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। उसके बाद डब्ल्यूपीआई विच इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये सब अलग अलग प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। उसके बाद जीडीपी डिफॉल्टर, ये अलग है। उसके बाद सिक्योरिटी लेवल्स, क्रिपिंग मंथ, ये वैसे भी इन सारी चीज़ों का हम लोग को कोई ये नहीं है, ये सिक्योरिटी लेवल्स की हमें इतनी नीड नहीं है। और ये दूसरी चीज़ है, ठीक है, वो एडवांस लेवल की, वो इंस्टीट्यूशन फॉलो के लिए। अब मेन चीज़ है यहाँ पे प्राइमरी ड्राइवर्स विच इज बिल्ट इन वेक प्राइस प्रेशर, कॉस्ट पुशिंग राइजेस, प्रोडक्शन कॉस्ट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, विच इज प्राइमरी ड्राइवर्स। कौन से ऐसी ऐसी चीज़ है जो मार्केट में
कौन से ऐसे ड्राइवर्स है जो इन्फ्लेशन को अ, ये करने में हेल्प करती है, एनालाइज करने में वर्क करती है, विच इज़ सिर्फ दो पॉइंट के अंदर, विच इज़ एक है हमारी मॉनेटरी मनी पॉलिसी वाली ये चीज़, दूसरी डिमांड को, डिमांड एंड एग्जिट सप्लाई, मतलब वही, एक तो हमारा डिमांड और सप्लाई रहेगा, एक हमारा मॉनेटरी पॉलिसी रहेगा। ये दो चीज़ से हम, ये हमारे दो ड्राइवर्स है, मतलब दो रियल फैक्टर्स है जहाँ से हमें ये पता चलेगा। ठीक है। अब इसका भी यहाँ पे इसने ये दिया हुआ है, विच इज़ एक ही है, रिड्यूसेस मनी सप्लाई, लोअर सप्लाई, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद में मार्केट में आएगा यहाँ पे रिड्यूस्ड परचेसिंग पावर। ठीक है। इंक्रीज इन प्राइसेस, अगर मार्केट जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस, अगर मार्केट इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है? इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा है तो हमारा यहाँ पे रिड्यूस परचेसिंग पावर होगा, जैसे कि हम लोग ने पीडीएफ में ऑलरेडी लिखा हुआ है। हम्म, रिडक्शन ऑफ सेविंग वैल्यू, मतलब वहाँ पे लोग सेविंग के लिए ट्राई करेंगे। हायर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स, नॉमिनल, ठीक है। मैनी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ चेंज, ये लोन के लिए, ठीक है। मैनी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ चेंजिंग प्राइसेस, वो तो होने ही वाला है ऑलरेडी। टोटल कॉस्ट इंक्रीज, ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंसी, ये भी हम लोग को पता है। ठीक है। उसके बाद में पॉलिसी रेस्पॉन्सेज, ये हमारे लिए मेन है, ये देख, ये चार जो हमारे दो दो फैक्टर इधर आ रहे थे ना, दो फैक्टर कौन से आ रहे थे यहाँ पे? एक तो हमारा जो डिमांड और सप्लाई, किसके अंदर? मेजर करने के अंदर, ठीक है। तो एक एक ये हो गया, और एक मॉनेटरी पॉलिसी। अब उसके अंदर हमारे पास में ये फेसेस आते हैं, जिस पॉलिसी रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास क्या आता है? एक तो हमारे पास रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब वही है कि गवर्नमेंट को भी रिड्यूस करना पड़ेगा, ये स्पेंडिंग करना, सारी चीज़ों पे जो खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, वो भी उनको रिड्यूस करना पड़ेगा, वो भी एक पॉलिसी है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी विच इज़ राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट को उनको हाइक करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को उनको बढ़ाना पड़ेगा, राइज करना पड़ेगा, तब जाके ये इन्फ्लेशन जो इंक्रीज हो रहा है वो कंट्रोल में आएगा। ठीक है। उसके बाद में सप्लाई, सप्लाई साइड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, वो तो इसके लिए हो रहा है आई थिंक, इन सारी चीज़ों के लिए हो रहा है यहाँ पे सेक्यूरिटी लेवल्स पर। और एक दूसरी विच इज़ कॉन्ट्रावेशन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। आई डोंट थिंक इसका अगर यहाँ पे कोई है हाउ इसमें, तो नहीं, इसका यहाँ पे भी नहीं है, इसका यहाँ पे ये सेक्रेट लेवल्स में। तो वही है कि हमें सिर्फ यहाँ पे ये दो जो है, आई थिंक इसने मार्क किया ऑलरेडी, राइट, ये वाला रेड्यूस मनी सप्लाई विच इज़ ये मनी सप्लाई, रेड्यूस मनी सप्लाई विच इज़ यहाँ से राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अगर मार्केट एक मनी पॉलिसी के अंदर अगर हम लोग इंटरेस्ट को राइज करते हैं, विच इज़ इंटरेस्ट रेट्स को अगर राइज करते हैं, विच इज़ हाइक करते हैं, तो इसका मतलब रेड्यूस मनी सप्लाई। रेड्यूस मनी सप्लाई मतलब जो मैंने अभी क्या बोला था, कि जो मनी का सप्लाई है उसको रोको, उसको और पैसा और मत छापो, इसका मतलब क्लियर ही है, समझ रहे हो? जितना छापा हुआ है वो उतना काफ़ी है, रेड्यूस मनी सप्लाई। जो मनी सप्लाई हो रहा है उसको रोकना है, जो मनी पैसा प्रिंट हो रहा है उसको रोकना है, इन सिंपल टर्म्स। ठीक है। तो ये एक माइंड मैप है इस तरीके से, तो ये ऐसा है। ठीक है। और ये सिर्फ किसके ऊपर है? सिर्फ इसके ऊपर है। ओके। हाँ, सिर्फ इसके ऊपर है। इन्फ्लेशन जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस, अगर प्राइस राइज हुआ तो, और डिक्रीज हुआ तो उसी में हमें पता है कि उसके क्या इम्पैक्ट होगा, इन सब का उल्टा है और कुछ नहीं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और हम लोग को ऐसे ही बना के हर एक एग्जाम्पल को रख के समझना पड़ेगा। गॉट इट? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी देख लेंगे कौन सी क्या चीज़ें।
Hmm. Maybe in the bit tomorrow, but eventually they will have to agree. And just affect the market side with the versus compare one country's versus another people for us. Congress are using anti-vision I still patience sometimes in the रेट हाइक फेसेस यही यही मैटर करता है और यही हम लोग का मेन इवेंट्स होते हैं। रेट कट फेस, रेट कट होने वाला है। रेट कट होने वाला मतलब कितने बीपीएस पॉइंट्स के साथ में, 50 बीपीएस पॉइंट्स के साथ में, 25 बीपीएस के पॉइंट्स के साथ में, 100 बीपीएस पॉइंट्स के साथ में। उसको हम रेट कट बोलते हैं कि इतने से रेट कट होगा, इतने बीपीएस पॉइंट्स। पॉज फेस मतलब उसी जगह पे पॉज होगा, जो रेट कट पहले था वही रेट कट होगा, बस वहाँ पे पॉज कर दिया गया। कोई चेंजेस नहीं, ना कट होगा ना हाइक होगा। और ये है रेट हाइक फेस। बस वो फेस ऐसे कंटिन्यू चलते रहते हैं। अगर ये फेस चालू हुआ है तो यही फेस रनिंग रहेगा जब तक उन लोग को पॉज या फिर हाइक नहीं करना है तब तक। एंड देन जो ये स्टार्ट अगर में से करेंगे तो वो वाला चलते रहेगा अंटिल ये दोनों में से हो जाएगा इस तरीके से। वो जैसा उन लोग का एंगल में होने के ये होने की पॉलिसी बोले उस तरीके से उनको वो करना पड़ेगा। मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कट, अगर रेट्स काफ़ी टाइम से गिर रहे हैं जैसे इस रेट कट, देन मार्केट नोज ये हमेशा नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, और विविध नोट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट not today, not tomorrow, but eventually they will have to increase. Timing is unknown, direction is known। वही है कि जो एक चीज़ हम एक चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, मार्केट में हमेशा ये होने वाला नहीं। तो मार्केट कभी पलटी मार सकता है, जस्ट लाइक ट्रम्प हमेशा पलटी मारता है स्टेटमेंट्स के अंदर। दिस इज वेयर स्पेक्युलर वाज रिगार्ड टू गेस व्हेन एंड हाउ मच, हाउ डेटा थ्रोन हिंट्स फीचर्स, यही तो मैटर करता है हमारे। मैं डेटा को इतना सीरियसली नहीं लेता क्योंकि डेटा तो मैं इजीली पिक कर लेता हूँ। डेटा इतना नहीं। टोन हॉकिश या फिर टॉइश। हिंट्स, हिंट्स किस चीज़ के लिए? फॉर फ्यूचर डेटा के लिए। स्पीचेस, स्पीचेस के अंदर जो उनके स्टेटमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ऑब्जर्व ईच ऑफ एवरीथिंग, उसके बाद में एक्सपेक्टेशन बनती है, उसके बाद एक्सपेक्टेशन बनती है फॉर द नेक्स्ट टाइम के लिए। बॉन्ड डील से भी हम ये पता कर सकते हैं मतलब थोड़ा बहुत, बट वही है कि वो फंडामेंटल रहेगा, मतलब वो चार्ट्स के अकॉर्डिंग रहेगा। ऑल ऑफ दिस गिव्स सिग्नल्स एक्सपेक्टेशन लेवल रही हो या नहीं, लिटिल बिट ये हेल्प करता है। बॉन्ड मार्केट itself likes it intentions, okay, expectation schedule positions compared। हाँ, ये देखो यही इसी की बात कर रहा था, जो सरप्राइज़ वाला सीन है वो मोस्ट डेंजरस है और मोस्ट रेयर केसेस के अंदर देखा जाता है। जब 99% अच्छे ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर्स 99% वो डेटा एक्सपेक्ट करते हैं और वहाँ पे अगर उन लोग को सरप्राइज़ मिल जाता है डेटा के अंदर, व्हिच इज़ मोस्ट डेंजरस एक्ट रहता है वो गवर्नमेंट की तरफ से। दैट्स व्हाट अनएक्सपेक्टेड चीज़ होना चाहिए।
Also, economic estate execution from discount can be set exchange for trading. You need to be flexible, fixed bias can be noted. So, right. Expectation can be strong but not permanent according to the data release. Which impact it really rate different for export concessions to prices each. अभी देखो ये घूम फिर के एक दूसरे पे जाते हैं। सेंट्रल बैंक जो है वो डिसाइड वो किस कौन से ड्राइवर को करती है या फिर कौन से ड्राइवर को रेडी करती है, मुझे मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। अब ये किसको करता है? इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब है वही है कि हम एक डेटा से दूसरे डेटा को पकड़ सकते हैं, दूसरे डेटा से तीसरे डेटा को पकड़ सकते हैं, और उन सबको मिक्स करने के बाद में हमारे पास सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एवरी सेंट्रल बैंक इज नॉट द सेम एग्जैक्टली, हर का नहीं है क्योंकि हर एक की इकोनॉमिक अलग है, उनका टोटल जो सप्लाई है वो अलग है, प्लस उनके करेंसीज के प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, उनके गोल डिफरेंस है, राइट एग्जैक्टली। इसके लिए तो डॉलर अभी एकदम स्ट्रेंथ पे है पूरे वर्ल्ड वाइड में। इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट ऑफ मनी, इन्फ्लेशन रेट, मनी सप्लाई, बैलेंस रिजर्व रिक्वायरमेंट।
Concept of information targets and real-time applications on this is the policy around this real-time concept application looking as well as communication situation out of central bank hands. Exactly. और यही है कुछ यूएस करना चाहता है which is not possible. Role of government statement, government भाषा इंडिया में स्टीव जॉब्स क्या कर रहा है स्टीव जॉब्स क्या कर रहा है अभी अभी
चला गया भाई। Where are you? तेरा माइक ऑफ है शायद। माइक चालू था, कॉल आया।
हेलो हेलो। अभी कल मॉर्निंग में करते हैं, ठीक है ना, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। उनको अभी एक कॉल आ रहा है, थोड़ा कुछ काम हो गया वापस। कल मॉर्निंग हाँ IST में। IST में 10-11 को शायद। ठीक है, और 40 का पेज नंबर याद रखना, 40 पे इन्वेस्टिस मैच है, ठीक है। हाँ चल ठीक है, मेरे को अभी फ़ोन आ रहा है बार बार, इसके लिए जाना पड़ेगा। चल ठीक है। ठीक है, ठीक है, बाय।